बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। सॉरी थोड़ा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में, मसरूफियत बेहद है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि आपके लिए वीडियोस तो बनाएंगे। पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, रटने वाले बच्चे जो हैं वो तो ये वीडियो बंद कर दें, जो समझने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहें और समझें ज़रा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समझे बगैर ना तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना आप डेरिवेशंस कर सकते हैं, इसलिए समझना तो आपको पड़ेगा। तो चलते हैं, कहाँ पर पहुँच गए हम इसके अंदर। ये नील बोर का जो है ये कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर्स ऑफ फोटोन, ये आखिरी डेरिवेशन है अभी इसकी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन। पिछली वीडियो में मैंने तफसील से आपको लाइट के हवाले से बात बता दी थी। लाइट कैसे आप बना सकते हैं? बहुत आसानी के साथ। मैंने आपको बताया था हमारी दुनिया में सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स में चीज़ें अवेलेबल हैं नॉर्मली जो बच्चों को बताया जाता है। वैसे 5 स्टेट हैं, प्लाज्मा भी है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है। तो इन 3 स्टेट्स में से एक स्टेट की मिसाल देके मैंने आपको समझाया था कि आप एक मेटल का स्पून ले लें, आयरन का बना हुआ एक स्पून ले लें और या आयरन की बनी हुई रॉड ले लें, उसको चूल्हे पर रख दें तो क्या होगा, वो गर्म होगा, वो गर्म होगा। किचन की लाइट जो है वो ऑफ़ कर दीजिए आप, तो वो गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा और फाइनली वो इतना हीटअप हो जाएगा कि अब वो ग्लो करने लगेगा। ग्लो करने का मतलब ये है कि वो उसमें से लाइट निकलनी शुरू हो जाएगी, वो रेड कलर का हो जाएगा ना, वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तजुर्बा करके देख लीजिए। तो वो रेड कलर का जो हो गया इसका मतलब वो ग्लो कर रहा है, मतलब उसमें से लाइट निकल रही है। सवाल ये पैदा होता है उसमें से लाइट कहाँ से निकली, क्योंकि आपने उसको हीट दी, चूल्हा जलाया था ना आपने, जले हुए चूल्हे के ऊपर आपने रख दिया उसको, तो हीट मिल रही है चूल्हे से, उस चूल्हे उसको तो हीट मिल रही है जिसकी वजह से वो रेड हो रहा है। और रेड का मतलब ये है कि वो ग्लो कर रहा है, मतलब उसमें से लाइट निकल रही है। लाइट उसमें से कहाँ से आ गई, ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो बना हुआ है एटम्स से, और एटम्स जो हैं उनके पास आगे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, शेल्स में होते हैं या ऑर्बिट्स में होते हैं या एनर्जी लेवल इनमें मौजूद होते हैं। एक शेल से दूसरे शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं और दूसरे शेल से पहले शेल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तब जाके वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इस लाइट को रिलीज़ करते हैं। ये जो लाइट रिलीज़ हो रही है इस ट्रांजिशन के दौरान के एक एटम जो है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने लिख दिए एटम के, ये इसका पहला शेल हो गया। ठीक है, ये दूसरा शेल हो गया। तो यहाँ से ये पहले शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल की तरफ जब जाएगा और दूसरे शेल से जब वापस आएगा, सवाल ये पैदा होता है कि पहले शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन गया क्यों। उसकी वजह ये थी कि आपने इसको हीटअप किया था। किसको? इस एटम को हीटअप किया था। तो वो हीट जो है वो इस एटम में इस इलेक्ट्रॉन के पास आई थी और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फाइनली इसने इतना एब्जॉर्ब किया उसको कि अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके कहाँ चला गया, इस वाले शेल में चला गया, दूसरे शेल में। इस शेल को हम जो है वो N1 कहते हैं और इस शेल को हम कहते हैं N2। तो वो N1 शेल से N2 शेल की तरफ चला गया। वहाँ से जब वो वापस आएगा तो फिर क्या करेगा, अपने अंदर जो हीट अपने अंदर वो स्टोर उसने कर ली थी। ठीक है, आप चम्मच को हीट अप कर रहे थे ना, वो मेटल का जो स्पून है उसको हीट अप कर रहे थे, तो मतलब आप उस मेटल के स्पून के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनको हीट अप कर रहे थे और उन एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हीट अप कर रहे थे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब हीट ले रहे थे, हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो फिर क्या कर रहे थे, वो बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो जंप कर रहे थे एक शेल से दूसरे शेल की तरफ। ये जो हालत होती है इलेक्ट्रॉन की, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये जो हालत होती है इलेक्ट्रॉन की, ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, जिसमें उसने बहुत सारी
एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली होती है, एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली होती है। याद रहे कि हीट भी जो है वो एनर्जी है और लाइट भी जो है वो एनर्जी है, लाइट भी जो है वो एनर्जी है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस बैक करेगा अपने पुराने शेल की तरफ जहाँ पर ये स्टेबल पोजीशन में था, तो इस जंप के दौरान जितनी हीट इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब की हुई थी उस हीट को लाइट की शक्ल में क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। यहाँ से ये लाइट की शक्ल में, लाइट की शक्ल में ये बाहर निकल रही है हीट। समझ में आ गई बात आपको? ये जो लाइट की शक्ल में हीट बाहर निकल रही है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी लाइट को हम फोटोन कहते हैं। इसी लाइट को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन जो है, ये जो लाइट बाहर निकल रही है या फोटोन्स जो बाहर निकल रहे हैं, ये क्या है, ये असल में वेव हैं। ये क्या है, ये वेव हैं। तो ये जो फोटोन्स हैं असल में वेव हैं। तो वेव कैसी होती है, ऐसी होती है वेव, ऐसी होती है ना, ये ऐसी होती है वेव, ऐसी वेव होती है। तो ये फोटोन या ये लाइट जो कि निकल रही है इस एटम से बाहर, ये अगर एक वेव है तो वेव ऐसी होती है और इस वेव के अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं, छोटी छोटी वेव्स। ठीक है, मतलब अगर इसी बड़ी वेव को मैं देखूं तो ये कितनी वेव्स से मिलके बनी है, ये आपको देखने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक वेव के ये वाला जो पोर्शन है, टॉप वाला जो पोर्शन है, इसका एक नाम है और ये जो बॉटम वाला पोर्शन है इसका एक नाम है। इसको हम ट्रफ कहते हैं और इस टॉप वाले पोर्शन को हम जो है वो क्रेस्ट कहते हैं। तो ये एक क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट हो गया, ये भी क्रेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये भी ट्रफ हो गया, ट्रफ ट्रफ। ठीक है, तो ये जो वेव जा रही है बड़ी सी, इसके अंदर ये एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि एक वेव जो है, एक वेव मौजूद है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या है, ये एक वेव है, ये क्या है, ये वेव है। ठीक है, और दूसरी वेव फिर कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी वेव होगी। पिक्चर थोड़ी सही नहीं बनी, इसको यूँ कर लेते हैं, चलें। ये दूसरी वेव यहाँ से यहाँ तक हो गई। ठीक है, और फिर इसी तरह तीसरी वेव को हम यहाँ से यूँ निकालते हैं और ये यहाँ से फिर यहाँ तक ये तीसरी वेव हो गई। मतलब एक बड़ी सी वेव जो है वो छोटी वेव से मिलके बनी है। और ये जो छोटी वेव है ना, ये जो छोटी वेव है, ये कहाँ से कहाँ तक है, एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं एक वेव। समझ में आ रही है बात? उसको क्या कह रहे हैं, उसको वेव कह रहे हैं। तो एक वेव ये हो गई, एक वेव ये हो गई, एक वेव ये हो गई। तो ये हमारे पास इस वक्त इस बड़ी सी वेव के अंदर हमें 3 वेव्स नज़र आ रही हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि वेव लेंथ, वेव लेंथ, ये वेव लेंथ क्या है, एक वेव की लेंथ। और इसको भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये भी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ और वेव, ये एक ही चीज़ के 2 नाम आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ के 2 नाम। तो एक वेव यहाँ से यहाँ तक हो गई, एक दूसरी वेव यहाँ से यहाँ तक हो गई, तीसरी वेव यहाँ से यहाँ तक हो गई। ठीक है, तो ये वेव चल रही है, मुसलसल चल रही है। कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ अ फोटोन, नाम को मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये वेव जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है ये असल में कुछ वेव से मिलके बनी है। एक वेव यहाँ, एक ये हो गई, दूसरी वेव ये हो गई, तीसरी वेव ये हो गई, मतलब 3 वेव्स हो गई। तो अगर मैं आपसे इस वेव का नंबर पूछूं, व्हाट इज़ द वेव नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, 3। आप क्या बोलेंगे, 3। इस पोजीशन में जो अभी आपको नज़र आ रही है, आप कहेंगे इस वेव का नंबर 3 है क्योंकि इसमें 3 वेव्स आपको नज़र आ रही हैं। और ये वेव्स किसकी हैं, इस बड़ी वेव की। और इसी बड़ी वेव को हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं फोटोन का।
तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम वेव नंबर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, क्योंकि देखें फोटोन, आप भूलिएगा मत, मैंने लाइट से शुरू किया है। मैंने कहा वो लाइट जो निकल रही है एटम से, वो लाइट जो निकल रही है एटम से, वो कहाँ से निकल रही है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कि ये N2 शेल से N1 शेल पे आ रहा है, तो अपने अंदर से लाइट को निकाल रहा है। इसी लाइट को मैं दूसरा नाम फोटोन का दे रहा हूँ, ये मत भूलिएगा। और इसी का बता रहा हूँ आपको, इस लाइट का या फोटोन का, कि ये असल में एक वेव है। और अगर ये वेव है तो फिर मैंने आपको बताया था ये एक बड़ी सी वेव है, और इस बड़ी सी वेव के अंदर छोटी छोटी वेव्स मौजूद हैं। कैसे पता लगेगा उन वेव्स को, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? आप ये जो ऊपर वाला पॉइंट है जिसको क्रेस्ट कहते हैं, दूसरा ऊपर वाला पॉइंट है इसको भी क्रेस्ट कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक वेव कहलाती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसी डिस्टेंस को हम जो है वो वेव लेंथ भी कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो इस पोजीशन में अगर आप जो है वो वेव्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं वेव नंबर। तो किसी फोटोन के वेव नंबर, ये फोटोन जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, देखिए फोटोन यहाँ से ये जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी वेव्स हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में, तो उसको कहते हैं हम वेव नंबर। समझ में आ गई बात? और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? ये वी बार से, वी और ये बार ऊपर बनी हुई होती है, तो इसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर को। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम वो फॉर्मूला डिज़ाइन करने जा रहे हैं, हम वो फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जिसकी मदद से किसी वेव के अंदर जो वेव्स हैं, किसी वेव के अंदर, किसी बड़ी वेव के अंदर जो वेव्स हैं, उनकी तादाद अगर आपसे पूछी जाए कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये वेव जो गई है, यहाँ तक कितनी वेव्स इसके अंदर आ रही हैं, तो वो कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला है। आप बोलेंगे हमारे पास फॉर्मूला है। किसने ये फॉर्मूला आपको बताया, किसने ये फॉर्मूला बनाया था? ये नील बोर ने बनाया था। कब बनाया था? 1913 में बनाया था, जब नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, तब उसने ये फार्मूला भी ड्राइव किया था और ये फार्मूला भी बताया था आपको कि भाई वो जो फोटोन निकल रहा है, वो जो लाइट निकल रही है, वो जो वेव निकल रही है, ठीक है, तीनों नाम मैंने ले दिए आपके सामने। तो वो जो फोटोन या वो लाइट, वो जो वेव निकल रही है, उसकी अंदर वेव्स काउंट करना चाहते हैं कि कितनी वेव्स हैं टोटल, 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं इस डिस्टेंस के अंदर। सपोज करते हैं ये डिस्टेंस 1 मीटर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, या 2 मीटर डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, 3 मीटर के अंदर, 4 मीटर के अंदर। तो वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला जो है हम डिराइव करने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं, जो कि नील बोर ने बनाया था उस ज़माने में। क्लियर हो गई पिक्चर आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल भी करेंगे और हम इसमें सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे। वो फार्मूला मैं आपको पहले ही बता देता हूँ लिख के, हमेशा की तरह, जैसे कि मैं शुरू में बता देता हूँ कि भाई ये है फार्मूला, देख लीजिए आप, यही आखिर में हम बनाने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने फार्मूलाज बनाए, जो डिराइव किए, जो कि नील बोर ने किए थे, वो उनका ताल्लुक किससे था? पहला फार्मूला रेडियस का था। टोटल 4 फार्मूलाज हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। पहला फार्मूला रेडियस का था, एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, इसको रेडियस कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो नील बोर ने बताया था, और हमने उसको डिराइव करना भी सीखा था पिछली वीडियोस में। फिर ये तो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से डिस्टेंस तक की बात हो गई। फिर उसके बाद जो है एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है अभी, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी नील बोर ने बताया था, डिराइव किया था उसने, हमने उसकी डेरिवेशन भी सीखी थी। दूसरा फार्मूला एनर्जी का था। तीसरा जो फार्मूला था हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी का था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का था। ये भी मैंने आपको समझाया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी वेव्स जो हैं एक पॉइंट को क्रॉस करती हैं 1 सेकंड में, तो ये उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अब फोटोन की बात आ रही है। देखें, तीसरे और चौथे फार्मूले दोनों फोटोन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो तीसरे फार्मूले में जो फ्रीक्वेंसी में हमने देखा वो भी फोटोन से रिलेटेड है, वो भी लाइट से रिलेटेड है। तो ये इसी तरह की प्रॉब्लम्स जब आपके पास आएंगी ना, तो वो कई नामों से इसको बुला सकता है, तो आप परेशान ना हो। तो इसके मैंने सारे ही नाम आपके सामने ले दिए। और आखिरी नाम
इसी लाइट का, इसी फोटोन का, इसी वेव का एक और नाम जो सबसे बड़ा है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते कलर। इस वेव का, इस फोटोन का, इस लाइट का कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर वेव काउंट करने का फॉर्मूला ये रहा, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये RH कहलाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है, इसके हवाले से हल्की सी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं, वरना बात बहुत तवील हो जाएगी फिर। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, इसकी डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें जो फॉर्मूले की ज़रूरत है वो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है। ये v जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, कुछ जगहों पर मैंने चेक किया विकीपीडिया पे इधर उधर, तो इसका नाम लैटिन लेटर जो है v विद हुक, ये नाम था इसका। लेकिन कुछ जगहों पे मैंने चेक किया तो वहाँ पर ये बताया गया था कि इसका नाम जो है, इसको हम नू कहते हैं, NU, न्यू, और ये ग्रीक सिंबल है, ये भी कहा जाता है। तो बहरहाल ये न्यू है या फिर ये जो है वो, इसका नाम जो है वो ग्रीक लेटर है विद हुक, वी इसका नाम है लैटिन में अगर, तो बहरहाल इसका नाम अगर वी है, वी विद हुक लैटिन में लोअर केस में, या ग्रीक सिंबल है ये जिसको न्यू कहा जा रहा है, कुछ भी है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। तो ये वाला फॉर्मूला चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है वेव नंबर के, वेव्स की तादाद के, ठीक है, और उसके साथ ये c आएगा। इस c को हम कहते हैं, ये c सिंबल है स्पीड ऑफ लाइट के लिए। समझ में आ गई बात। हमारी इस वक्त की मालूमात के मुताबिक कायनात की तेज़ तरीन चीज़ जो है वो स्पीड है, ठीक है, और सॉरी लाइट है, लाइट की रफ्तार सबसे तेज़ है। तो ये आपको फार्मूला, इसकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इस फार्मूले से हम स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला चाहिए, आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे क्योंकि इसी के अंदर वेव नंबर जो है वो v बार मौजूद है। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे यहाँ पर, ताकि ये हमारी अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो यहाँ पर ये बन जाएगा v बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद हो तो हमने पहले फ्रीक्वेंसी जो है उसका पिछली वीडियो में फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था, मास को आप जो है वो चार्ज की पावर 4 से डिवाइड करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, प्लांक्स कांस्टेंट के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, और इसके साथ ये 1/n1 माइनस 1/n2, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। ये था जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में ड्राइव किया था। इसी फॉर्मूले को एज इट इज़ जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए पहले मैं इसी फॉर्मूले को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, वरना फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल फार्मूला है ना, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, और इस न्यू की जगह पर जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस न्यू की जगह पर ये, इस न्यू की जगह पर इसको उठा के एज इट इज़ यहाँ पर ले आते हैं, सब्स्टिट्यूट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1/n1 माइनस 1/n2, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, v बार और स्पीड ऑफ लाइट c के। ठीक है, अब इसी c को मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, ये c यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई से निकल के यहाँ आएगा तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, और ये 1/n1 माइनस 1/n2, और दोनों के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ v बार। और ये v बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आपके पास वेव नंबर वाला आ चुका। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर ये आपने फॉर्मूला बताया था जिसमें रिडबर्ग कांस्टेंट था,
ये कहाँ चला गया, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये असल में एक और कांस्टेंट के बराबर है जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट, मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, बता देता हूँ कि ये RH रिडबर्ग कांस्टेंट के क्या बराबर है, ये me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इसके बराबर है। ठीक है, तो अब मैं इस पूरे की जगह पर इसको रख दूंगा, RH को रख दूंगा रिडबर्ग कांस्टेंट को, और इसकी एक वैल्यू भी है 1.0978687 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पुट द वैल्यू, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, इसको मैं सेपरेट कर दूं ज़रा। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये मत भूलिएगा, ये मैंने साइड में राइट हैंड साइड पर रखा है, अब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, RH रिडबर्ग कांस्टेंट, और क्या बचेगा फिर, ये वाला जो पोर्शन है 1/n1 माइनस 1/n2, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, बाल्मर सीरीज़ क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये आपको आगे चल के बताऊंगा अगली वीडियोस में, वरना फिर बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप वेव नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वेव्स की तादाद आपको पता लग जाएगी। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसकी एग्जाम्पल जो है हम कर लें। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन हो गई इसकी। एग्जाम्पल 2.3 अब देख लेते हैं। और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट भी है, कैलकुलेटर उठाएं आप, साथ मेरे जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करें। पिछले 4 फार्मूलाज जो है ना, पिछले 3 फार्मूलाज जो हमने डिराइव किए हैं वो भी मैं अभी लिखूंगा, ताकि आप उनको एक साथ ही लिख लें, वरना उनको याद रखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये आखिरी चौथा फार्मूला है, एग्जाम्पल 2.3। अब मैं इसको लिख नहीं रहा, आप पेज नंबर 31 खोल लें अपनी बुक का, तो देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द वेव नंबर्स ऑफ फोटोन। वेव नंबर्स डेटा बनाते हैं इसका, वेव नंबर जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। उसने बोला है एक फोटोन का, ठीक है भाई, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, यानी कि वो बता रहा है कि n 4th ऑर्बिट n4 इज इक्वल टू, ठीक है, एक तो आपके पास n4 आ गया और आपके पास दूसरा क्या आ गया n2, चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर। ठीक है, इस तरह से ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी मौजूद है, ये जो है पहला वाला n1 कहलाएगा। ठीक है, ये पहला वाला n1, ये n2, ये n3 और ये n4 कहलाएगा। तो वो बता रहा है कि चौथे शेल से कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, दूसरे शेल पे आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या रिलीज़ करेगा, लाइट रिलीज़ करेगा, जिसको फोटोन हमने कहा है। और उसी लाइट का, उसी फोटोन का, उसी वेव का वेव नंबर आप फाइंड आउट करके बताएं, इसने हमें बोला। इसके सोल्यूशन की तरफ चलें तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। ठीक है, ये हो गया वेव नंबर, यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 1/n1 माइनस 1/n2, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। यहाँ n1 और n2 जो है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि n2 जो है वो बड़ा शेल होगा और n1 जो है वो छोटा शेल होगा। तो इसको हम आगे एडिट करेंगे। ठीक है, तो n2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सॉरी, ये n2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, n4 लिखेंगे। पहले मैं इसी को लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये n4 हो गया माइनस 1/, अब ये क्या हो जाएगा n2 n1, n2 मतलब बड़ा शेल, n1 मतलब छोटा शेल, नंबर उसका कोई सा भी हो। ठीक है,
तो बड़ा शेल जो है वो N4 है, छोटा शेल जो है हमारे पास N2 है। ये चेंजेस आ जाएगी इसके अंदर, स्क्वायर लगेगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। ये कहानी इसकी ख़त्म। अब चलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है 1.01 है हमारे पास, 1.09678 इंटू 10⁻⁷ और ये m लिखा हुआ है, इसके ऊपर -1 लिखा हुआ है, ये वैल्यू है इसकी। तो ये -1 क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब भी मैं आपको समझा दूं। ये इसका मतलब क्या है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट आपको बता रहा है कि 1 मीटर में, मैंने बताया था ना वेव्स, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर कोई वेव जब जाती है, 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर कोई वेव जब जा रही है तो उस वेव के अंदर कितनी वेव्स हैं, ये है वो तादाद 1.09678 इंटू 10⁻⁷ वेव्स जो हैं वो उसने कैलकुलेट की थी रेडबर्ग ने कि 1 मीटर के अंदर ये तादाद होती है वेव्स की, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं पर मीटर। पर मीटर, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये पर मीटर, इसको मैं यूँ लिखूं डिवाइडेड बाय m, ठीक है, डिवाइडेड बाय m। पर का मतलब यही होता है ना, डिवाइडेड बाय, और पर का मतलब 1 भी होता है, यानी कि 1 मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर के अंदर 1 मीटर का डिस्टेंस कोई वेव कवर कर रही है तो उसके अंदर कितनी वेव्स हैं, इतनी वेव्स हैं 1.09678 इंटू 10⁻⁷ इतनी वेव्स पर मीटर 1 मीटर में आ रही हैं। अब इसी m के ऊपर आपको पता है +1 की पावर है, मैं इसको अगर ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा क्या, 1.09678 इंटू 10⁻⁷ मीटर -1। पता है ना आपको, कोई चीज़ डिनोमिनेटर में से जब ऊपर जाती है तो उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है, अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगी, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ये m+1 है, असल में ये ऊपर जाके इस तरह से ये -1 होगा, तो इसकी वैल्यू ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब मैं इसकी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ही लिख रहा हूँ 1.09678 इंटू 10⁻⁷ क्या आएगा हमारे पास 7। आगे हम चलें इसको और लेके, तो यहाँ पर 1.09678 इंटू 10⁻⁷। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा होगा, 1/n2 स्क्वायर, तो मतलब हमारे पास ये n की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 4, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, -1/n4 के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 के ऊपर भी आएगा स्क्वायर। अब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 1/4 - 1/16, ठीक है। करके देखें और फिर एलसीएम लेंगे आप इसका, फिर आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम आप लेंगे। इसका एलसीएम आप लेंगे, नंबर ऑफ वेव बराबर हैं 1.09678 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पर क्या आएगा 1/4 - 1 क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, ठीक है भाई। तो 16 का अगर आप एलसीएम लेंगे 4 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 इसका एलसीएम आएगा। 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 माइनस 16 को 16 पे डिवाइड किया, 1 जवाब आया, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ आएगा 3/16 आपके पास जवाब आ जाएगा। 1.09678 इंटू 10⁻⁷, 1.09678 इंटू 10⁻⁷ और 1.09678 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 3 को 16 पे डिवाइड आप करेंगे तो जवाब आएगा यहाँ पर 0.187, ठीक है। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बुक में आंसर थोड़ा सा गलत है, आप अपने कैलकुलेटर पे भी चेक करें,
ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास आएगा 2.056 2.056 इंटू 10⁻⁶ मीटर -1। ये आ गया आपका जवाब। ठीक हो गया भाई। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? आपकी बुक में लिखा हुआ है 2.051, तो 2.051 नहीं होगा, 2.056 होगा। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, ये जवाब है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल हो गई। सेल्फ असेसमेंट कर लें आप जल्दी से, बहुत आसान है सेल्फ असेसमेंट। मिटाऊं इसे? सेल्फ असेसमेंट मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, आप पीडीएफ में देख लें, ठीक है, या बुक में देख लें। पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द वेव नंबर ऑफ अ फोटोन। वेव नंबर ही आपसे पूछ रहा है, डेटा बनाते हैं इसका। वेव नंबर ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑफ अ फोटोन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 लेवल टू n इज इक्वल टू 3 लेवल इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बताया n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 3। पिक्चर बनाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, आप समझ जाइएगा। 5वें शेल से तीसरे शेल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके नतीजे में लाइट या फोटोन या वेव या कलर निकल रहा है। उस वेव के अंदर कितनी वेव्स मौजूद हैं, उन वेव्स की तादाद बता दीजिए, ये उसका सवाल है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे सोल्यूशन इसका, रेडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पर आएगा 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या चेंजेस होगी अब इसके अंदर? रेडबर्ग कांस्टेंट। अब रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आखिर में लिखूंगा भाई, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ये n1 क्या हो जाएगा? ये n1 हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा n5। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/n3 हमारे पास क्या है? 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1/n के ऊपर यहाँ हो जाएगा 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 1/3 3 9 माइनस 1/5 5 25। इसका एलसीएम लीजिए आप। मैंने सॉल्व किया हुआ है, टाइम थोड़ा है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ही सॉल्व किया है बैठ के। ठीक है, तो मैं इसका आपको बता देता हूँ। 225 मेरे पास जो जवाब निकला था रेडबर्ग कांस्टेंट, ये निकला था यहाँ पर मेरे पास जो जवाब निकला था वो निकला था 1.066 सॉरी 0.10666 ये जवाब निकला था 1.0666। ठीक है भाई, तो 1.0666 को अब मैं रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू? 1.09678 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 0.10666। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1.169 इंटू 10⁻6 मीटर, और इसके ऊपर -1, ये जवाब आएगा आपके पास। ठीक है भाई, 1.169 इंटू 10⁻6। अगर आपके पास ये जवाब नहीं आ रहा तो आपका कैलकुलेटर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में जवाब नहीं दिखा रहा, आपको ऑर्डिनरी नंबर्स में दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर ये जवाब आ जाता है आपके पास 1169,898.667, अगर ये जवाब आ जाता है
तब भी यहाँ पर देखें पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे तो 1.169898 कर लें इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 डिजिट क्रॉस किए तो ये पावर 6 आ गई। तो अगर ऑर्डिनरी नंबर में आ जाए तो आप साइंटिफिक नोटेशन में ख़ुद भी पॉइंट को मूव करा के कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना आता तो भाई मेरी सीरीज़ देख लीजिए आप, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की 15 वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है यूट्यूब पे, लिखिए बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बाय रटना नहीं समझना है, तो 15 की 15 वीडियोस आ जाएंगी। आप अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, सारी चीज़ें उसमें ये सिखाई हैं मैंने। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चौथा फार्मूला और आखिरी फार्मूला उसकी डेरिवेशन हो चुकी। आगे हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत कुछ है, लेकिन ये बात मेरी नसीहत सुन लीजिए कि थ्योरी जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लेक्चर को नोट नहीं करेंगे, ना आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ना आप डेरिवेशंस कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।